Hello everyone, I am Charul. I welcome you all on my channel Education at Your Doorstep. This is the fifth lecture in the lecture series of Ecology and Environment, in which we are going to talk about sources of carbon dioxide. What is carbon sequestration and what are its types? Terrestrial, geological and the oceanic. What is blue and green carbon and what is the importance of the ecological carbon sequestration? Guys, before starting the lecture, I want to ask you some question. What is techno-ecosystem? What is the internal structure of the earth? On which margin does the earthquake occurs? Why convergent margin is known as the destructive margin? What is the seral communities and what is heliocerai, xerocerai and the hydrocerai? And what is lichen and which species are involved in this symbiotic relationship? If you don't know the answer of these questions, then please refer to my previous videos. The link is given below in the description. And if you have any queries and you want PDF of my lecture, you can follow me on my Telegram channel, that is Education at Your Doorstep. Guys, let's talk about the carbon sequestration. क्या है हमारा carbon sequestration? Guys, it is basically the process of removing carbon dioxide from the atmosphere. आखिर क्या ज़रूरत है कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से हटाने की? गाइज, आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में सुना होगा, जिसकी वजह से जो भी रेडिएशंस हमारी अर्थ की सरफेस एमिट करती है एट नाइट, तो ये ग्रीन हाउस गैसेस उसे अलाउ नहीं करती हमारे अर्थ के सरफेस से बाहर जाने के लिए। एज अ रिजल्ट हमारा अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है एंड इसे हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो बहुत ज़रूरी है कि ये ग्रीन हाउस गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन कम की जाए एंड इसका सबसे ज़्यादा अच्छा मेथड है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि इस मेथड में हम लोग इस कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड को किसी अच्छे पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग इससे कोल की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं, हमारे फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे एटमॉस्फेयर से हटाने का एंड उसे बहुत ही यूजफुल मेथड में यूज करने का। गाइज, अभी इसमें होता क्या है? फर्स्टली हम लोग एटमॉस्फेयर से फ्री कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करते हैं, देन इससे कंप्रेस करते हैं एंड लिक्विफाई करते हैं, देन हम लोग उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं जहां पर हम लोग ये सिक्वेस्ट्रेशन करना चाहते हैं एंड उस एरिया पर जहां पर हमें सिक्वेस्ट्रेशन करनी है वहां पर हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं ताकि ये एक बहुत ही फ्रूटफुल पर्पस के लिए यूज हो सके। अभी हमने इसमें क्या क्या स्टेप्स देखे। पहले हमने कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया एटमॉस्फेयर से, देन उसे हमने किया कॉम्प्रेस, कंडेंस एंड लिक्विफाई कर दिया, देन हमने उसे ट्रांसपोर्ट कर दिया थ्रू द पाइपलाइंस और किसी भी और तरीके से, एंड देन हमने उसे उस जगह पर छोड़ दिया जहां पर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होने वाली है। Now let's talk about the types of the carbon sequestration that are the terrestrial, geological and the oceanic. And we are going to talk about the terrestrial carbon sequestration for the first time. Guys, इसमें बेसिकली होता क्या है? इसमें जो भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर से कैप्चर की जाती है उसे कंडेंस किया जाता है, लिक्विफाई किया जाता है एंड ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पे की जाती है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। इस केस में अगर हम लोग टेरेस्ट्रियल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का केस लें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिलीज करते हैं फॉरेस्ट में जो काफ़ी टाइम से डिके हो चुके हों या फिर उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो चुकी हो। गाइस, फोटोसिंथेसिस में बेसिकली दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट हमारे प्लांट्स खाना बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं कुछ, लेकिन डार्क रिएक्शन में क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। एंड जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे फॉरेस्ट में छोड़ देते हैं जो काफ़ी टाइम से खराब हो रहे थे या फिर जिनकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो चुकी थी, तो उनका डार्क रिएक्शन का रेट बहुत इंक्रीज हो जाता है एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है।
तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड थी एटमॉस्फेयर में, वो बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट कर रही थी, लेकिन हमने इसको किसी पॉजिटिव इफेक्ट में चेंज कर दिया इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एक्सेलरेशन। इससे क्या हुआ, हमारा फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ गया एंड एज अ रिजल्ट प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो गई। इसके दो फायदे हुए, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारे एटमॉस्फेयर में डिक्रीज हो गया, एंड जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फायदा हुआ वो ये हुआ कि हमारे फॉरेस्ट की, ग्रासलैंड्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। तो गाइस, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड थी, फ्री कार्बन डाइऑक्साइड थी, ये हमारे प्लांट्स में स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ फूड, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, एंड इस कार्बन डाइऑक्साइड को अब हम लोग बोलने वाले हैं ग्रीन कार्बन। एंड ग्रीन कार्बन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। एंड ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम लोग वेजिटेरियंस हैं, नॉन वेज नहीं खाते, तो हमारे लिए प्लांट्स ही हैं जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। एंड अगर इनकी फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाएगा तो हमारे लिए खाना भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। एज अ रिजल्ट जो हर्बीवोर हैं उनकी भी लाइफस्टाइल ज़्यादा अच्छी हो जाएगी एंड हमारे इकोसिस्टम ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। तो हमने देखा कैसे एक नेगेटिव चीज को हमने पॉजिटिव चीज में चेंज कर दिया। हमने जो एटमॉस्फेयर में फ्री कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी, जिसे हम लोग ब्लैक कार्बन बोल रहे थे, हमने उसको फिक्स कर दिया यूजिंग द प्लांट्स इन द ग्रीन कार्बन। गाइस, जैसा कि देखा जा सकता है ये फॉरेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, यहाँ पर बहुत घने पेड़ नहीं हैं, लेकिन जब हमने यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी इन द फॉर्म ऑफ जो हमने ट्रांसपोर्ट की थी, तो इससे क्या हुआ, इस फॉरेस्ट की बेसिकली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। यहाँ पर रहने वाली स्पीशीज भी ज़्यादा ग्रो करने लगी। अगर यहाँ पे खाना ज़्यादा होगा तो बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा होगी, एंड अगर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी देन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फूड चेन ज़्यादा होगी, एंड एज अ रिजल्ट हमारा इकोसिस्टम हो जाएगा ज़्यादा स्टेबल। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज द बेस्ट मेथड in which we can remove the carbon dioxide from the atmosphere. Next is the geological carbon sequestration. Guys, इसमें बेसिकली क्या होता है, जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से कलेक्ट करते हैं, कंडेंस करते हैं एंड ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं ऐसे वेल्स में जहां से कोल निकाला जाता हो, पेट्रोलियम निकाला जाता हो। गाइज, आपको पता ही होगा कि कोल एंड पेट्रोलियम की क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होती है जितना उसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा हो। तो हम लोग इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो हमने कैप्चर की है, उन्हें ऐसी जगह पर छोड़ देते हैं जहां पर कोल हो, पेट्रोलियम हो, बेसिकली डीप इनसाइड द अर्थ सरफेस। तो इससे क्या होता है, हमारे कोल की, पेट्रोलियम की, नेचुरल गैस का कार्बन कंटेंट बहुत इंक्रीज हो जाता है एंड एज अ रिजल्ट उनकी क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है। गाइस, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्टली हमारे फॉसिल फ्यूल्स, कोल वगैरह पे डिपेंडेंट हैं, जैसे कि हमारे थर्मल पावर स्टेशंस, सीमेंटिंग इंडस्ट्रीज, तो उनको बहुत फायदा हो जाता है अगर कार्बन कंटेंट बढ़ जाता है। एंड इससे हम लोग कह सकते हैं कि अगेन हमने कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन से ब्लैक कार्बन को, नेगेटिव कार्बन को एक बहुत ही अच्छी चीज के लिए यूज किया। तो गाइज, ऐसे हम लोग इसको डीप इनसाइड द अर्थ सरफेस छोड़ देते हैं जहां पर हमारा कोल है, पेट्रोलियम है, एंड वो हमारा कोल और पेट्रोलियम इसे सक कर लेता है, अपने अंदर रख लेता है, जिससे क्या होता है, उनका कार्बन कंटेंट बहुत इंक्रीज हो जाता है एंड ये हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। नाउ कमिंग टू द ओशियनिक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। गाइस, जैसा कि आपको पता है, जैसे कि हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होते हैं जहां पर पेड़ पौधे होते हैं, ऐसा ही कुछ हमारे ओशियन के अंदर भी होता है। वहां पर भी एल्गी होती है, स्मॉल फिशेस, लार्ज फिशेस, वेल्स होती हैं, जो बेसिकली डिपेंड करती हैं एल्गी पर, छोटे छोटे पेड़ पौधों पर जो हमारे ओशियन के अंदर हैं। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, फ्री कार्बन को लेकर उसे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं ओशियंस में, एंड वहां पर हम लोग इस कार्बन को रिलीज कर देते हैं, एंड ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज की जाती है एल्गी के द्वारा, हमारे छोटे छोटे पेड़ों के द्वारा जो कि हमारे ओशियन में है। तो वो इसको यूज करके फोटोसिंथेसिस करते हैं एंड इसे अपने आप में फिक्स कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल केमिकल एनर्जी। तो इस कार्बन को हम लोग बेसिकली बोलते हैं ब्लू कार्बन। गाइज, हमारे पेड़ पौधे होते हैं ग्रीन, तो हमने उस
को बोला था ग्रीन कार्बन। अभी ओशियंस का कलर होता है ब्लू, तो हमने इसको बोल दिया है ब्लू कार्बन। गाइस, क्या आप देख सकते हैं कैसे हमने टेरेस्ट्रियल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में उस ब्लैक कार्बन को कन्वर्ट किया ग्रीन कार्बन में। देन हम लोगों ने जियोलॉजिकल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में उसे फॉसिल फ्यूल्स की प्रोडक्टिविटी क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए यूज किया, एंड हमने ओशियन में उसे मेराइन इकोसिस्टम को ज्यादा स्टेबल करने के लिए यूज किया एंड उसे फिक्स कर दिया इन द फॉर्म ऑफ ब्लू कार्बन। गाइस, जैसे जैसे प्रोड्यूसर्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी इन द ओशियन, इन द मेराइन इकोसिस्टम, तो क्या होगा, वहां का फूड वेब ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, क्योंकि वहां पर नई नई स्पीशीज आएंगी जो कि फूड की सर्च में आएंगी, कुछ माइग्रेटरी भी आएंगी। तो इससे क्या होगा, वहां का फूड चेन, फूड वेब ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट क्या होने वाला है, हमारी जो फ्री कार्बन डाइऑक्साइड थी, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट कर रही थी, ग्लोबल वार्मिंग कर रही थी, क्लाइमेट चेंज कर रही थी, अभी वो एक बहुत ही पॉजिटिव चीज के लिए यूज हो रहा है, क्योंकि हमने उस ब्लैक कार्बन को कन्वर्ट कर दिया है ब्लू कार्बन में। नाउ गाइज, वी हैव टू टॉक अबाउट इसका बेसिकली बेनिफिट्स क्या होते हैं अगर हम लोग कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं। पहली बात, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में। इससे क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, एंड एज अ रिजल्ट क्लाइमेट चेंज भी कम हो जाएगा, जो कि आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम पढ़ने वाले हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज कैसे काम कर रही है इन ऑर्डर टू कंट्रोल दी क्लाइमेट चेंज। अगर हमने टेरेस्ट्रियल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की थी फॉरेस्ट में, तो वहां की वेजिटेशन इंक्रीज हुई थी एंड एज अ रिजल्ट बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हुई थी। तो कैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड को एक बहुत ही अच्छे पर्पस के लिए यूज किया था। सेकंड, अगर हमने वो कार्बन डाइऑक्साइड ओशियन में छोड़ी थी तो हमारा मेराइन इकोसिस्टम, मेराइन बायोडाइवर्सिटी अच्छी हो गई थी। उसके बाद बेसिकली क्या है कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, क्योंकि हमारे फूड वेब, फूड चेन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर हम लोग जियोलॉजिकल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं तो ये कार्बन बेसिकली हमारे फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, कोल में चली जाती है, एंड एज अ रिजल्ट उनमें कार्बन कंटेंट इंक्रीज होता है, एंड इसे हम लोग बोलते हैं गुड क्वालिटी फॉसिल फ्यूल्स। नाउ गाइस, हमें ये देखना बहुत जरूरी है, आखिर ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में आती कहाँ से है। गाइस, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जब सांस छोड़ते हैं तो उसमें मैक्सिमम परसेंटेज होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। रात में जब सनलाइट नहीं होती तो हमारे प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इंक्रीज होता है। हमारे व्हीकल्स चलते हैं, उनमें पेट्रोल होता है, डीजल होता है, जब वो बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। थर्मल पावर स्टेशन में कोल यूज होता है, उससे भी हमारी कार्बन रिलीज होती है, जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, क्योंकि ये कर रही है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण हो रही है ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है हमारा क्लाइमेट चेंज। गाइस, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जहां पर हमारे फॉसिल फ्यूल्स यूज होते हैं, जहां पर उनकी कंबशन की जाती है, उन सारी जगह पर बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कैसे हमारा टेक्नो इकोसिस्टम, जिसमें हमने दिल्ली की एग्जांपल ली थी, वहां पर ज्यादा व्हीकल्स, ज्यादा पॉपुलेशन, ज्यादा इंडस्ट्रीज के होने के कारण हमारी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बहुत ज्यादा है, इसलिए उसका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट भी बहुत ज्यादा था। लेकिन हमने इस लेक्चर में देख लिया कैसे उस गंदी कार्बन डाइऑक्साइड, उस ब्लैक कार्बन डाइऑक्साइड को हमने एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट किया। So guys, that's all for today. If you like my video, then do like, share and subscribe, and you can also watch my lectures on geomorphology on this channel. Thank you.